जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ वो इंडियन सोशलिज्म पे है, जो अमॉन्ग द इंडियंस लीडर पोस्ट वर्ल्ड वार, मतलब वर्ल्ड वार वन के समय हमारे जो देश में सोशलिज्म का जो सिचुएशन था उस पर ये क्वेश्चन है। व्हाट चेंजेस डिड इट ब्रिंग विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उस पर करके ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको बताना होगा जो उस समय का सिचुएशन है, मतलब कि बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन, फिर आइडिया ऑफ सोशलिज्म, फिर एक्सप्लॉयटेशन फेस्ड बाय अंडर इंडियन अंडर ब्रिटेन, इनिशियल सक्सेस ऑफ सोवियत इकोनॉमिक सिचुएशन इन इंडिया, और इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी। तो ये 6 चीज़ें जो आपको अपने आंसर में लाना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप मेंशन करोगे इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म और नेशनल मूवमेंट, कैसे इम्पैक्ट पड़ा इन टर्म्स ऑफ पीसेंट एंड वर्कर इशू, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स, इम्पॉर्टेंट लीडर्स विद इन कांग्रेस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन था कांग्रेस का, फॉर्मिंग ऑफ सीपीआई, इकोनॉमिक प्रोग्राम, इन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1920s और 30s का जो ये समय है, उस समय एक सोशल और इकोनॉमिक क्या मतलब कि जो गोल्स थे उसमें भी क्लैरिटी आई। सोशलिस्ट आइडियाज़ जो थे वो और ज़्यादा हमारे देश में स्ट्रॉन्ग हुए। इसलिए इस समय हम लोग देखते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को एक्टिव होते हुए। इनकी थिंकिंग सोशलिज्म की तरफ क्लियरली झुकी हुई थी। और इन इंडिविजुअल्स के अलावा पावरफुल पार्टीज़ भी इस समय हमने देखी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये आप बताओगे इस तरह से कि उस समय जो एक इंट्रोडक्शन होगा आपका सोशलिज्म के बारे में। अब बात है कि क्यों पॉपुलर हो रहा था उस समय सोशलिज्म। पहला तो आपको समझना होगा कि जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, उसका असर इंडिया पे भी पड़ा। जो फर्स्ट इंटरनेशनल फॉर्म हुआ उसमें इंडिया के भी लोग पार्टिसिपेट किए। दूसरा कि इंडियन मीडिया के ऊपर भी मार्क्सिज्म का इम्पैक्ट था और रशियन रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट था। तीसरा कि जो बॉल्शेविक पॉलिसी ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था, जो कि इंडिया भी चाहता था, उससे भी लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। फिर जो लीडर्स हमारे हो गए जैसे कि विपिन चंद्र पाल, गंगाधर तिलक, ये एडमायर करते थे लेनिन को, ठीक है, और जो रशिया के रूलर थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो रशियन रिवॉल्यूशन थे वो जैसे गदर पार्टी हुआ, ठीक है, तो इन पे भी इम्पैक्ट पड़ा था रशियन रिवॉल्यूशनरी, मतलब रशियन जो वहाँ पे सोशलिस्ट थे। तो गदर पार्टी जो थी नॉर्थ अमेरिका में, आपको पता होगा लाल हरदयाल जी का, तो हरदयाल जी ने गदर पार्टी जैसे लीडर थे जो कि रशियन सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस थे। फिर जो खिलाफत मूवमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया इमर्जेंस ऑफ अर्ली कम्युनिज्म में। बहुत सारे मुस्लिम्स जो थे वो इंडिया को छोड़ के कलीफेट चले गए, मतलब कलीफेट को डिफेंड करने टर्की चले गए। और उसी समय बहुत सारे ये मुस्लिम कम्युनिस्ट भी हो गए, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उस समय एक रैपिड इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ। तो जब इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ हुए तो वर्कर्स, जो कि आप प्रोलेटेरिएट कहते हैं, उनका भी ग्रोथ हुआ। तो ये जो इंडस्ट्रियल प्रोलेटेरिएट थे वो इन्फ्लुएंस्ड हुए सोशलिज्म से, और इसलिए भी हमारे देश में उस समय एक तरह से इंक्रीज़ हो रहा था जो इन्फ्लुएंस है कम्युनिज्म या सोशलिज्म का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ रहे थे, तो जो कॉमन मास थी, कॉमन वर्कर्स थे, उनके लिए मुश्किल होते जा रही थी। तो एक तो वो फैक्टर, दूसरा कि साथ में जो इंडियन यूनियन ट्रेड यूनियन का भी ग्रोथ हो रहा था उस समय। नेक्स्ट पॉइंट, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो 1920 में बनी। नेक्स्ट पॉइंट, फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो 17 अक्टूबर 1920 में आफ्टर द सेकेंड कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल
बनी थी, मतलब इसको बनाया था एम एन रॉय और अबानी मुखर्जी ने। फिर उसके बाद जो और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो वो है कि 1930s में सिर्फ कांग्रेस के बाहर नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर भी ग्रोथ हो रहा था सोशलिस्ट आइडिया का, ठीक है। फिर 1929 1929 का ये जो इकोनॉमिक स्लम्प था या डिप्रेशन था यूएस में, वो उससे क्या हुआ कि पूरी वर्ल्ड एक तरह से अनस्टेबल हो गई, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बढ़ गया और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन सोशलिज्म पे भी पड़ा। फिर उसके बाद बाकी जो पॉइंट है वो देख लेते हैं कि 1920 और 1936 में सिर्फ स्लम्प ही नहीं बल्कि देखा गया कि जो सोवियत यूनियन है उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। वो इसलिए हुआ क्योंकि वो 5 ईयर्स प्लान कंप्लीट सोवियत यूनियन ने कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड डिप्रेशन, पूरी दुनिया जो एक तरह से डिप्रेशन से उस समय चल रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो उससे कैपिटलिस्ट सिस्टम जो था उसका एक इमेज डाउन हुआ, उस पर इम्पैक्ट पड़ा और उस जगह को फिल किया सोशलिज्म ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सोशलिस्ट आइडियाज़ जो है वो अट्रैक्ट किए मोर एंड मोर पीपल स्पेशली द यंग, मतलब ये ऐसे लोग थे जो कि अट्रैक्ट हुए ज़्यादा कम्युनिज्म की तरफ, जैसे यंग वर्कर पीजेंट्स। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट पे? पहला तो आपको देखना पड़ेगा कि किस पे मेन पॉइंट्स है। एक तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, दूसरा 1936 का फैजपुर सेशन, तीसरा सिविक राइट्स, चौथा सेफगार्डिंग इंटरेस्ट्स ऑफ वर्कर्स, इन पे मेन इम्पैक्ट पड़ा। और पांचवा फिर आउटसाइड कांग्रेस किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा, तो इसमें आपका आएगा पीजेंट्स एंड वर्कर्स यूनियन, ग्लोबल अफेयर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला तो है विद इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपका आएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये बना था 1934 में बाय जेपी प्लस आचार्य नारायण देव, ठीक है। और ये बिलीव करते थे मार्क्सिस्ट आइडिया प्लस गांधीयन आइडिया प्लस लिबरल, ठीक है। नेशनलिज्म प्लस इंडिपेंडेंस इनका गोल था। फिर दूसरा होगा आपका 1936 का फैजपुर सेशन, जिसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव इंक्लूड किए जैसे कि लैंड रेवेन्यू रिडक्शन, एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल लेवीज, ये सब इम्पैक्ट था, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। उस समय जो ग्रो कर रहा था सोशलिज्म, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट। फिर सिविक राइट वाला होगा आपका। सिविक राइट में अगर देखो तो जो पीपल स्ट्रगल, स्टेट पीपल स्ट्रगल को आईएनसी ने सपोर्ट किया। फिर 1938 में कांग्रेस ने डिफाइन किया कि गोल ऑफ इंडिपेंडेंस इट इंक्लूड्स, मतलब प्रिंसली स्टेट्स का भी बात किया है। अगर आप मतलब इंडिपेंडेंस मतलब टोटल इंडिपेंडेंस। फिर 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने बनाया प्रेसिडेंट ऑफ ऑल, उनको प्रेसिडेंट बनाया ऑल इंडिया स्टेट्स का, मतलब ये जो है इनके प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू 1939 में। उसी तरह अगर सेफगार्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स का बात करें तो 1936 में जो मिनिस्ट्री बनी थी कांग्रेस मिनिस्ट्री, उसने इस बारे में काम किया, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट हुआ। फिर अगर हम, ये तो इनसाइड कांग्रेस हुआ, आउटसाइड कांग्रेस देखें तो एक तो पीजेंट एंड वर्कर्स यूनियन बना, ठीक है ना। वर्कर्स यूनियन की तरफ से देखेंगे तो पहला पॉइंट कि इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण ऑलरेडी हालत ख़राब था लोगों का। दूसरा कि एम्प्लॉयज़ जो थे, एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स थे वो रिफॉर्म मांग रहे थे, साथ में जो पीजेंट्स थे वो भी रिफॉर्म मांग रहे थे, जैसे कि रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, रेंट। फिर तीसरा कि वर्कर जो थे प्लांटेशन एंड फैक्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वो रिफॉर्म की मांग कर रहे थे। साथ में जो ट्रेड यूनियंस था इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, पार्टिकुलरली इन मैनी एरियाज़ लाइक यूपी, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उसी तरह फिर द फर्स्ट ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया किसान सभा, ये 1936 में बना। फिर तो इस तरह से आपने देख लिया कि जो पेजेंट्स और वर्कर्स का इम्पैक्ट। अब ग्लोबल अफेयर्स का देखें तो
कांग्रेस जो थी उसमें बहुत एक्टिव हो गई थी इस पीरियड में, और वो पार्टिसिपेट कर रही थी वर्ल्ड अफेयर्स में। वो इम्पेरियलिज्म के टोटली अगेंस्ट थी, ठीक है। 1927 में जवाहरलाल नेहरू आईएनसी मतलब इंडियन जो नेशनल कांग्रेस थी उस समय, उनके बिहाफ कांग्रेस ने के बिहाफ उन्होंने ब्रुसेल्स में एक कांग्रेस को अटेंड किया, ठीक है। और जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट थे अगेंस्ट इम्पेरियलिस्ट, उसको वो सपोर्ट करते थे। फिर 1927 में उसी तरह आपका मद्रास सेशन हुआ आईएनसी का, जिसमें कांग्रेस ने वार्न किया गवर्नमेंट को कि पीपल ऑफ इंडिया वुड नॉट सपोर्ट ब्रिटेन इन एनी वॉर अंडरटेकन विद इम्पेरियलिस्ट एम। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था। एक तो सोशलिज्म का कैसा ग्रो कर रहा था उस समय, और दूसरा कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था कांग्रेस को भी और साथ में आउटसाइड कांग्रेस को भी, ठीक है। थैंक यू।